Hello students, this is lecture number 1 of chapter structure of atom, chapter 4. तो इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे. थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ये सब हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई. तो हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन मैटर, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई वही हम डिटेल में लेंगे. तो पहले एटम क्या होता है ये समझ लें. एटम आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, जैसे सेल में, हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या होती है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी जैसे सेल होती है, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ठीक है, इसमें हम चार्ज पार्टिकल्स को एक एक लेके करते जाते हैं. देखिए, कोई भी एटम है तो उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो उनकी डिस्कवरी कैसे हुई वही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. सबसे पहले हम लेते हैं एक्टिविटी 4.1. यहाँ दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई है. कॉम ड्राई हेयर. डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर. तो ड्राई हेयर है मेरे पास, मेरे ड्राई हेयर है और मैं रब तो कहीं तो करना पड़ेगा. यहाँ ऊपर करूँगी तो बिगड़ जाएगा. हाँ, इसको हम रब कर लेते हैं. तो क्या हो, मैं क्या करूँगी, फ्रिक्शन. ठीक है, क्या हुआ अभी यहाँ पर, फ्रिक्शन हुआ. तो कुछ तो होगा, देखते हैं, होना चाहिए. हाँ, दिखा, पेपर काफी अच्छा अट्रैक्शन हुआ, दिखा सबको. तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपने दो तरह के फोर्सेस पढ़े हुए ना, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है. और नॉन कॉन्टैक्ट में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या हुआ, हमने रब किया, जब हमने कॉम को ड्राई हेयर से रब किया तो चार्ज में थोड़ा सा चेंज आया. पहले दोनों न्यूट्रल थे, हेयर भी न्यूट्रल था और कॉम भी न्यूट्रल था. लेकिन जब हमने कॉम को रब किया तो कॉम हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज. कॉम नहीं, सॉरी, हेयर में आ गया पॉजिटिव चार्ज. और क्योंकि हेयर में पॉजिटिव चार्ज आया तो रब करने से कॉम में आ गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऐसे ही एक और एक्टिविटी है, रब ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ. तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से आप रब करोगे, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो ये जो चार्जेस हैं क्या है एक्चुअल में, ये है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. इसी को हम देखते हैं आगे बुक से. फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. ये तो क्लियर हो गया, रब हमने किया, दोनों पे चार्ज आ गया. अर्लियर बोथ वर न्यूट्रल, व्हेन वी रब देम तो उनमें क्या आ गया, चार्ज आ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ गए. वेयर डज दिस कम फ्रॉम. अब मेरे हेयर में और कॉम में चार्ज था क्या, कहाँ से आया चार्ज, बाहर से तो कहीं से आया नहीं है. इसका मतलब इनमें चार्ज था, हेयर में भी चार्ज था. हेयर भी मैटर है, कॉम भी मैटर है. ठीक है, इनमें एटम्स है और एटम्स में चार्ज है. चार्ज है या वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल थे, लेकिन जब हमने रब किया तो उनमें चार्ज आ गया. एक्चुअल में चार्ज आया का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए. एक एटम्स, एक एलिमेंट, एक से दूसरे में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे तो जहां पर जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, सपोज दो स्पीशीज है, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स लेस हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए वहां हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ गया. समझ में आया. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को हमने रब किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक वन ऑफ देम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. कैसे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दैट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इसी को हम आगे देखते हैं. This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. Atoms को हमने पहले पढ़ा था, atoms are indivisible. ठीक है, लेकिन बाद में थ्योरी आई कि atoms divisible होते हैं. Atoms में 3 subatomic particles होते हैं, electrons, protons and neutrons, in which electrons are negatively charged, protons are positively charged
एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, इसलिए एज अ होल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। मेनी साइंटिस्ट, बुक से देखेंगे, मेनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। इसके बाद अब हम दो एक्टिविटीज करने वाले, दो एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, बहुत ही सिंपल सा, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। सपोज एक एलिमेंट है सोडियम और दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। आपने इसके एटॉमिक नंबर याद है सबको? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी याद है, पढ़ाया था ना ये पहले। सोडियम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रूल होता है कि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। सेकंड शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बचे कितने? 1, 11 में से। ठीक है, ऐसे क्लोरीन ले लें, क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। ठीक है, तो क्या होगा, सभी एटम्स चाहते हैं स्टेबिलिटी टू अटेन ऑक्टेट। तो ऑक्टेट मीन्स लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लास्ट शेल 1, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और यहाँ पर लास्ट शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो ये टू अटेन ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, या 7 गेन करे या इसको लूज कर दे। अगर 7 गेन करेगा तो 1 + 7 8 हो जाएगा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या फिर अगर इसको लूज कर दे तो लास्ट शेल ये हो गई और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो टू अटेन ऑक्टेट ईदर इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर? व्हाट विल बी इजियर फॉर सोडियम, टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स? इट विल बी इजियर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्लोरीन को देगा। अभी देखते हैं, अभी ये समझो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो सोडियम अगर न्यूट्रल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। क्लियर? अब हम लेते हैं सोडियम आयन, Na+। Na+ कैसे बना? चलो Na+, सोडियम आयन मैं लिख रही हूँ, अभी प्लस कैसे आएगा वो समझाती हूँ। प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, अभी हमने बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 10। ठीक है, अब देखो 10 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, 10 इलेक्ट्रॉन and 11 protons means 1 positive charge extra, 1 positive charge extra, so Na+। अभी क्लियर? प्लस क्यों लिखा, पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसके पास कुछ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। एक्चुअली प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने से एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया, इसलिए हमने बोला ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। तो कोई भी चीज हमने रब की तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होकर दूसरे में चला गया, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अभी क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा है 287, क्लोरीन न्यूट्रल, सो 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब क्लोरीन का आयन बनना है तो क्या कर सकते हैं? लास्ट शेल में इट है 7 इलेक्ट्रॉन्स। टू अटेन ऑक्टेट व्हाट इट कैन डू, ईदर इट कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी इजियर फॉर क्लोरीन? टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18, 2 8 8 18, और प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसके पास 18 नेगेटिव चार्ज है और 17 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, सो Cl-। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। अभी क्लियर हुआ? तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इस पे चले गए, इस पे भी ऐसे ही हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होके
सिल्क क्लॉथ में चले गए, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो चार्ज पार्टिकल्स में अभी बताया था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हम लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या हम इस एक्सपेरिमेंट में बोला गया प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज या पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। ठीक है, एनोड रेज इज सेम एज पॉजिटिव रेज इज सेम एज कैनाल रेज। तो यहाँ पर ई गोल्डस्टीन ने 1886 में इस तरह का एक सेटअप बनाया। इन्होंने एक गैस डिस्चार्ज लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें हमने गैस लिए, एयर लिए एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर कितना, 0.001 mm ऑफ मर्करी, इतना कम प्रेशर। अब ये प्रेशर कैसा समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जस्ट समझने के लिए बता रही हूँ, 760 mm ऑफ मर्करी होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वलेंट टू 760 mm ऑफ मर्करी। और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर को बहुत बहुत कम करा। कैसे कम किया, वैक्यूम पंप से। पहले हमने एयर ली, यहाँ पर धीरे धीरे ई गोल्डस्टाइन ने क्या किया था, धीरे धीरे प्रेशर को रिड्यूस करते गए। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया, वैक्यूम पंप से यहाँ से एयर निकालते गए, तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता होता कहाँ तक ले आए, 0.001 mm, 760 mm ऑफ मर्करी से कहाँ तक ले आए, 0.001 mm ऑफ मर्करी तक एयर का प्रेशर ले आए। और यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं। ठीक है, एक को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे को कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से। जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होती है दैट इज कैथोड, पढ़ा हुआ है ना तो 8th क्लास में। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में। यहाँ पर एयर है एट वेरी वेरी लो प्रेशर और यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर हम लगाएंगे। कितना, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट तक का हमारे पास वोल्टेज होगा। तो जब हमने ये दोनों प्रेशर और वोल्टेज इतने क्रिएट किए, तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड के पीछे, कैथोड परफोरेटेड है, इसमें होल्स हैं और इसके पीछे रेड ग्लो दिखाई दिया उनको, रेड ग्लो दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी, हमने करंट फ्लो कराया, तो जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो गैस स्प्लिट हो गई इनटू इट्स पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। और वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव रेज की फॉर्म में, वो जो पॉजिटिव रेज यहाँ से निकली, क्योंकि एनोड है, एनोड से पॉजिटिव रेज निकलेंगी। ठीक है, वो जो पॉजिटिव रेज है वो यहाँ से ट्रैवल होके इन होल से, कैनाल से पीछे चली गई, इसलिए कैनाल रेज भी बोला है क्योंकि ये होल से पास हो रही है। ठीक है, और पॉजिटिव रेज बोला गया है या एनोड की साइड से निकल रही है, इसलिए इनको एनोड रेज भी बोला गया है। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये जो कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। इसके साथ में है दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट्स का मतलब हुआ, अगर यहाँ पर इस बीच में कहीं हम एक लाइट पैडल व्हील रख देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको रोटेट कर सकता है। ये रेज में इतनी स्ट्रांग है कि ये मैकेनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। मीन्स अगर लाइट पैडल व्हील को यहाँ रख दिया है तो वो रोटेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एनोड की तरफ से निकली है। दीज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड बट आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड से एमिट नहीं हुई लेकिन यहाँ से निकल रही है, इसलिए हमने पॉजिटिव रेज बोला है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसका नेचर, जो भी गैस होगी, जो भी कैनाल रेज होंगी, उसका नेचर किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें आप अगर कोई और गैस लोगे तो हो सकता है कि कोई और ग्लो आए, कोई और कलर यहाँ पर आए, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेचर किस पे डिपेंड करेगा, जो भी हमने गैस इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस ली है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे इन्होंने एयर ली थी। ठीक है, एक बार बुक से देख लो इसको। ई गोल्डस्टाइन in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. Canal rays क्यों बोला है, क्योंकि they pass through canals, holes, perforations, इसलिए इनको canal rays बोला है। This subatomic part, अच्छा एक लाइन और, दो तीन लाइन और छूट गई। These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle called proton. ठीक,
दिस सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन सा? प्रोटॉन, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कवरी हुई है। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उसके ही मैग्नीट्यूड के इक्वल बट अपोजिट इन साइन। जैसे अगर किसी में, अभी मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया था, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, वही बात है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। और इसका मास कितना होगा? 2000 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे, मैं लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगी जिसमें मास और चार्ज का सब कंपैरिजन लिखवा दूंगी। अभी इतना समझो कि प्रोटॉन का मास कितना है? 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन बहुत भारी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, P प्लस। Now the mass of proton is taken as 1 unit. इसको हम 1 यूनिट लेंगे, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, और इसका चार्ज हम लेंगे +1। ठीक है, एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जब हमने इस तरह का सेटअप, ई गोल्डस्टाइन ने इस तरह का सेटअप बनाया जिसमें हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट तक का वोल्टेज दिया गया, और प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया, 0.001 mm ऑफ मर्करी, इतना प्रेशर कम कर दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जाएगी इसमें गैस में, तो गैस के जो एटम्स हैं उसको वो ब्रेकअप कर देगी, स्प्लिट कर देगी इनटू उसके जो चार्जेस, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जो गैस के एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ब्रेक कर देगी हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा कि पीछे की तरफ आपको फेंट ग्लो दिखाई देगा, रेड कलर का ग्लो दिखाई देगा। इसका मतलब कि यहाँ से, इधर से कुछ ऐसे होके यहाँ पर आया है। ठीक है, और कैनाल रेस क्यों बोला? क्योंकि कैनाल्स में से होती हुई, परफोरेटेड होल्स में से होती हुई ये यहाँ तक पहुंची है। क्लियर? इसको एक बार और समराइज कर देते हैं। जब हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्रिएट किया, तो यहाँ पर जो गैस थी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब पास की तो वो स्प्लिट हो गई इनटू पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें यहाँ पे ये तो नहीं समझ में आएगा जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक हुई, लेकिन हमें यहाँ पर ई गोल्डस्टाइन को यहाँ पर फेंट रेड ग्लो दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ से कुछ निकला है, और क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकला है इसलिए उनको पॉजिटिव रेज नेम दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? और यहाँ से वो निकल के यहाँ पर आ गया। तो जब हमने इस एक्टिविटी को किया, जब ई गोल्डस्टाइन ने इस एक्टिविटी को किया, तो ये समझ में आया कि कुछ है जो यहाँ से निकला, इधर इस साइड से, एनोड से नहीं निकला, इस साइड से निकला और इस तरफ गया, और इस तरफ जाके वो होल्स में से निकल के यहाँ पर उसने कुछ कलर दिया। इसका मतलब इस गैस के एटम्स में कुछ है पॉजिटिवली चार्ज, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या थे? वो थे प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्लियर हो गया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन ने इन 1897। तो जो इलेक्ट्रॉन है दे आर ऑल्सो नोन एज कैथोड रेज। जैसे प्रोटॉन्स में अभी आपने पढ़ा एनोड रेज, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? कैथोड रेज भी बोला जाता है, क्योंकि वो कैथोड से निकलते हैं, कैथोड की साइड से निकलते हैं। तो इसमें भी वैसा ही सेटअप थोड़ा सा जैसा कि हमने एनोड रेज में किया था। एक गैस ट्यूब लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, यहाँ पे हमने वैक्यूम पंप लगाया है, और ये आपकी है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रोड्स, मेटल प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स। इनको हम कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज सोर्स से। मेटल प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे हाई वोल्टेज जनरेटर से। सपोज ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा है हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, कितना वोल्टेज, कहाँ तक वोल्टेज लेके जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक लेके जाएंगे? 10,000
10,000 वोल्ट से 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, 10,000 और 10,000 अबव, इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रखेंगे। जे थॉमसन ने जो किया था वो बता रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर पहले जो एयर है, जो भी एयर हमारे पास जो एयर है वो हमने ली है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से एयर को कम करते जाएंगे, मतलब हम एयर का प्रेशर कम करते जा रहे हैं। तो एयर एट लो प्रेशर, यहाँ पर आपके पास क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एयर एट लो प्रेशर। अब देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, सो दिस इज नोन एज कैथोड। Negative electrode is known as cathode, and this electrode, this metal plate is connected to positive terminal of the battery. तो ये हुआ positive terminal, that means this electrode is anode, ठीक है। तो ये ऐसा सेटअप इन्होंने बनाया, जे थॉमसन ने ये सेटअप बनाया। और इसमें जब हम हाई वोल्टेज दिया हमने और एयर प्रेशर बहुत कम कर दिया, एयर प्रेशर पहले नॉर्मल प्रेशर का, एयर में जितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है एयर में होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और 1 atm होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल। जब जे थॉमसन इतना प्रेशर लिया, इतना प्रेशर रखा और इतना वोल्टेज रखा, 10,000 और अबव वोल्टेज रखा, तब कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए, तब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस किया, प्रेशर को कितना कर दिया 1 mm ऑफ Hg। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया, जब हमने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहा स्टार्टिंग में, तब कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। इसका मतलब जो गैस है वो डिवाइड नहीं हुई, स्प्लिट नहीं हुई इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या उसमें जो पार्टिकल्स थे, उस गैस में जो पार्टिकल्स थे, वो जो इलेक्ट्रॉन थे या प्रोटॉन थे, वो स्प्लिट नहीं हुए, वो सेपरेट आउट नहीं हुए, ठीक है। जब हमने इसके बाद प्रेशर को रिड्यूस किया, कैसे रिड्यूस किया, वैक्यूम पंप से एयर कम करते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो जब हमने 1 mm ऑफ मर्करी तक प्रेशर लिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो। हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हम यहाँ कहीं पर एमीटर लगा देंगे, तो एमीटर में आपको कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी थ्रू एयर, और यहाँ पर लाइट इज एमिटेड बाय द एयर इनसाइड द ट्यूब, यहाँ पर आपको लाइट दिखाई देगी। इसके बाद फर्दर हम प्रेशर को और रिड्यूस करेंगे, कितना कर देंगे 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना प्रेशर और रिड्यूस कर दिया हमने। तो क्या होगा, एमिशन ऑफ लाइट स्टॉप्स, एमिशन ऑफ लाइट बाय एयर स्टॉप्स, और अंदर की तरफ इनसाइड द ग्लास ट्यूब क्या होगा, डार्क अपीयर होगा, ठीक है। इनसाइड अपीयर्स डार्क, और द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एट द एंड अपोजिट टू द कैथोड, कैथोड के अपोजिट में जो वॉल है, यहाँ पर आपको ग्रीनिश कलर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अंदर यहाँ पर डार्क दिखाई देगा, और इस साइड पर कैथोड के जस्ट अपोजिट एंड पे आपको ग्रीनिश लाइट दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो इनविजिबल रेज हैं, यहाँ से कुछ बन रहा है, और वो जो इनविजिबल रेज है वो जाके यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है, उससे क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश ग्लो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कुछ निकल रहा है, और वो क्या है, क्योंकि वो कैथोड से निकल रहा है, सो दे आर नोन एज कैथोड रेज, ठीक है। और क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की क्या क्या है। जैसा कि हमने एनोड रेज में पढ़ा था, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दे विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम वैसे ही कैथोड रेज ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ पर कुछ और नहीं हमने फील्ड लगाया है तो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करेंगी। स्ट्रेट लाइन कैसा हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, अगर इसके सामने हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर अगर हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका शेडो आपको पीछे दिखाई देगा, अपोजिट, आपको कैथोड के अपोजिट में उसका शेडो दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब शेडो बन रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। मैकेनिकल इफेक्ट्स का मतलब हुआ इसके सामने अगर हम कोई लाइट पैडल व्हील रख देंगे, यहाँ पर कोई लाइट पैडल व्हील रख दिया,
इस तरह से रखा कि उसका अपर पोर्शन लाइट पैडल व्हील का एक लाइट पैडल व्हील हमने रख दिया जिसका अपर पोर्शन पे कैथोड रेज जा रही है। तो क्या होगा, कैथोड रेज उसको रोटेट कर देगी, मतलब उनमें इतनी पावर है कैथोड रेज में कि वो लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं। इसका मतलब वो मैकेनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। मैकेनिकल मतलब मोशन हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी आ गई, तो मतलब मैकेनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है कैथोड रेज। इसके बाद क्योंकि ये कैथोड रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से की तरफ से निकल रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पार्टिकल्स ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स दीज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ कैथोड रेज वो डिपेंड नहीं करेगा ऑन द गैस, नेचर ऑफ गैस। यहाँ पर कोई भी गैस लो, जो कैथोड रेज है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी गैस आपने ली है। और साथ में अगर यहाँ इलेक्ट्रोड का मटेरियल अगर आप चेंज कर दें, जो भी मेटल आपने लिया है उसका मटेरियल, जो भी मेटल लिया है मटेरियल चेंज कर दिए, दूसरा मेटल ले लेंगे, तो भी कैथोड रेज का नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ये जो किया है इस एक्टिविटी में किया क्या है, हमने हाई वोल्टेज दिया, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 से ऊपर तक का हमने वोल्टेज दिया, और हमने प्रेशर को बहुत कम कर दिया। तो जब हमने ये दोनों सिचुएशंस क्रिएट की, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी इट पुशेज आउट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स, और वही हमें दिखाई दिया इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो की फॉर्म में आपको दिखाई दिया। क्लियर हो गया। अब इसको देख लें एक बार, टेक्स्ट बुक में कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। लास्ट इसमें एनोड रेज में हमने थोड़ा सा देख लिया था। इसके बाद मास, अच्छा हाँ छूट गया है, मैं वो लिखवा देती हूँ, कंपैरिजन लिखा देती हूँ, मास और चार्ज का कंपैरिजन आपको लिखवा देती हूँ इसमें। चलिए, मैंने कंपैरिजन टेबल एक का फॉर्मेट बना दिया है। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे जब तक हम ये अभी पढ़ रहे हैं, जब कैथोड रेज और एनोड रेज हम पढ़ रहे हैं तब तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। न्यूट्रॉन्स 1932 में डिस्कवर हुए थे, लेकिन अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का, तो एक बार न्यूट्रॉन को भी कंपेयर कर लेते हैं बाकी दोनों से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास जो एटम में होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, अभी हमने पढ़ा था एनोड रेज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेज मतलब प्रोटॉन्स। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रेज, जो एक्सपेरिमेंट हुआ जे थॉमसन ने जो किया, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक डिस्कवर करेंगे 1932 में, वो हम आगे करेंगे। अब रिलेटिव मास, रिलेटिव मास इसका है 1 AMU, न्यूट्रॉन्स का भी है 1 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसको यू भी लिखते हैं 1U, 1U। एक्चुअल में हमारे टाइम जब हम 9th क्लास में थे तब AMU लिखा जाता था, आजकल उसको U कर दिया, छोटा कर दिया तुम लोगों के लिए। 1U एटॉमिक मास यूनिट ही होता है U, और इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 1/1840U, ठीक है। बहुत हल्के, बहुत लाइट वेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत लाइट वेट होते हैं, तभी तो वो एटम के आसपास रिवॉल्व करते हैं। चलो अभी चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, रिलेटिव चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का -1, और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। लोकेशन इन द एटम, कहाँ होते हैं प्रोटॉन्स, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस, and electrons are outside nucleus। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बोल दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंपैरिजन हमने एक साथ लिख दिया तीनों का, ठीक है।